जिन्होंने अभी वीडियो ऑन नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस चालू हो। पासिंग ऑफ रिस्क, व्हाट इज द जनरल रूल? द जनरल रूल इज दैट द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द ओनरशिप और प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। ठीक है सर, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है गुड्स सेलर की रिस्क पे हैं, लेकिन जब ओनरशिप या प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई है तो गुड्स बायर की रिस्क पे हैं। चाहे डिलीवरी हुई हो या नहीं हुई हो, चाहे पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट इन रिलेशन टू दोज गुड्स आर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सेकेंड, इसी को अपन बोलेंगे कि सर रिस्क फॉलोज ओनरशिप, यानी कि जिस समय माल को नुकसान हो रहा था उस समय जो भी उन गुड्स का ओनर था उसी को रिस्क बेयर विद करनी पड़ेगी। लेकिन सर ये वाला जो रूल है इट इज सब्जेक्ट टू सम क्वालिफिकेशंस। क्या? यदि डिलीवरी में डिले इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, तो फिर जिस पार्टी की गलती थी रिस्क उसको वो गलती उसको बेयर विद करनी पड़ेगी। द गुड शैल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट एज रिगार्ड्स लॉस which not which might not have arisen but for the default। सर जो डिफॉल्ट के कारण जो भी लॉस हो गया वो सारा का सारा फिर बायर की गलती थी तो बायर और सेलर की गलती थी तो सेलर को देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर टू, द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बायर एंड सेलर एज बेली ऑफ द गुड्स for the other party remain unaffected even when the risk has passed generally। Duties and liabilities of buyer and seller as bailey of the goods for the other party remains unaffected। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सर जो भी माल को होल्ड कर रहा है, चाहे सेलर होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ बायर या बायर होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, ठीक है सर, गुड्स जिसके भी ओनरशिप किसी और के पास में और गुड्स हैं किसी और के पास में, तो सर जिसके पास में गुड्स हैं उसकी बेली की ड्यूटी तो होगी टू टेक प्रॉपर एंड रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, इस तरीके से नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। तो ये जो भी बेली की ड्यूटीज हैं उसको भी फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, ये एक छोटा सा कभी कभार आपसे इंपॉर्टेंस और एक्सेप्शंस पूछ ले कि रिस्क कब पास होती है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। अब आते हैं अपन एग्जाम के एक और क्वेश्चन पे। टॉपिक है नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट। मतलब क्या समझाया था इसका कि सर नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। मान लो हमारा जज शाह है, जज शाह ने कहा बहुत जी ली अच्छी जिंदगी, ठीक है, अच्छा सीधा बन के रहा कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, इसलिए आज से मैं चेंज कर रहा हूँ, आज से मैं चोरी करके माल बेचूंगा, ठीक है, उसमें ज्यादा पैसा है। तो जज शाह ने ही स्टार्टेड पिकिंग अप वेरियस जो भी मिलता चोरी करके और बेचने लग गया। सर उसने वो चीज मिस्टर एक्स को बेची, ओके सर, चोरी करके बेची, लेकिन सर क्या ये मिस्टर एक्स को गुड टाइटल दे सकता है? क्या ये मिस्टर एक्स को गुड टाइटल दे सकता है, अच्छा टाइटल दे सकता? सर बेसिक रूल ये है, a person cannot give a better title to another person than what he himself has। जो उसके खुद के पास है उससे अच्छा टाइटल दूसरे आदमी को नहीं दे सकता। क्या इसके खुद के पास में ओनरशिप है? क्या इसके खुद के पास में ओनरशिप या उन गुड्स का एक्चुअल टाइटल है? नहीं है। तो क्या ये दूसरे को जब ये माल ट्रांसफर कर रहा है, चोरी का माल, तो क्या इनको ओनरशिप दे सकता है, टाइटल अच्छा दे सकता है? नहीं सर, खुद के पास में ही नहीं है तो इनको कहां से देगा? दिस इज व्हाट इज द रूल ऑफ नेमो दैट क्यूड नॉन हैबिट। ठीक है, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। In general, the seller sells only such goods of which he is the absolute owner। Only owner of the goods can sell the goods। This rule is expressed in Latin maxim nemo dat quod non habeat। No one can set a better title to another person than what he himself has। It means a seller cannot give a better title to the buyer than what he himself have। ठीक है, therefore a thief cannot make any person owner of the article stolen by him even though the buyer pays him full price। भले ही बायर ने उससे पैसे देके ये चीज खरीदी है, पर सर जब ओनर था ही नहीं, चोरी का माल था, तो चोरी का माल जज ने मिस्टर एक्स को बेच दिया। सर
क्या अच्छी ओनरशिप मिली? नहीं सर। जब ओरिजिनल ओनर को पता पड़ा कि मेरा माल इनके पास में, उसने और केस ठोक दिया इनके ऊपर, उसने और केस ठोक दिया इनके ऊपर, तो अब ये तो प्रॉब्लम में आ गए। यस सर। तो ये कैसे मिस्टर जज शाह से अपना, क्या इनके पास में मिस्टर एक्स बायर के पास में क्या रेमेडी है कि सर देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल सही होना चाहिए, बेचना वाला जो दे रहा है आपको उसका टाइटल बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। तो सर इम्प्लाइड कंडीशन, और वारंटी में भी, इम्प्लाइड वारंटी में भी ऐसा एक पॉइंट है। तो सर उसके अंडर ये इनसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके और डैमेजेस वसूल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। आइए आगे चलते हैं। बट सर इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। कितने एक्सेप्शंस हैं कि सर नियर अबाउट 8 एक्सेप्शंस हैं। नियर अबाउट 8 एक्सेप्शंस है, एग्जाम में आ जाते हैं। नेमो डेट क्यूट नॉन हैबिट, अ पर्सन कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। एक्सप्लेन प्लस डिस्कस द एक्सेप्शंस। लॉ खुद बोल रहा है कि सर इन 8 कंडीशंस में देने वाले के पास में, खुद के पास में जो टाइटल नहीं है उससे अच्छा टाइटल लेने वाले को दे सकते हैं। इन फॉलोइंग 8 एक्सेप्शंस है टू नेमो डेट। उसमें सबसे पहला, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। कौन पढ़ेगा इसको? जज शाह तू पढ़ेगा हमारे लिए सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट? जज शाह, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर। और बाकी लोग भी, हार्दिक, जिया, कविश, खुशबू, दर्श जैन, अपने अपने वीडियोस ऑन करके बैठो क्लास में। सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। Sale by mercantile agent. In a sale by mercantile agent, the agent can pass a good title to the buyer subject to the following conditions. First, seller must be in possession of goods or documents of title of goods with the consent of the owner. He देखो, must expressly. देखो, मर्केंटाइल एजेंट अपन ने पढ़ा है ना, एजेंसी चैप्टर पढ़ लिया है। तो सर एजेंसी जो है, एजेंट जो है, वो प्रिंसिपल को किसी थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर ये खुद उस गुड्स का ओनर है क्या? नहीं सर। लेकिन सर ये थर्ड पार्टी को उन गुड्स को बेचते हुए, प्रिंसिपल के ब्याह पे बेचते हुए, अपने खुद से बेटर टाइटल दे सकता है या नहीं दे सकता है? यस सर, दे सकता है। ओनरशिप दे सकता है, भले ही ओनरशिप एजेंट के पास में नहीं हो तो भी दे सकता है। तो ये तो पहला एक्सेप्शन हो गया, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सर जरूरी बातें क्या है कि सेलर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। सर कैसे बेच रहा है ये जो है एजेंट? इसके पास में या तो गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स होना चाहिए, जिसको दिखा के ये थर्ड पार्टी को, ये बायर को ये माल बेच रहा है। बायर ने भी गुड फेथ में खरीदा है, उसको ये बात ध्यान नहीं है कि पीछे कोई और बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड, He must be expressly authorized by the owner to sell the goods. थर्ड पॉइंट, The buyer must act in good faith. हाँ, और फोर्थ भी कनेक्टेड ही है पर The buyer must have no notice of the fact that the seller is not the owner of the goods. बायर को पता ही नहीं था कि जो बेचने मेरे को आ रहा है वो गुड्स का ओनर है नहीं। उसने तो गुड फेथ में विश्वास कर लिया और माना कि ये जो लेके आ रहा है वो यही, भाई चूंकि इसके पास या तो माल या फिर माल के कागजात हैं। देखो ऊपर लिखा है ना, सेलर, सेलर यानी कि एजेंट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ये दोनों में से कोई भी एक दिखा के बेच रहा है तो सर बिल्कुल वैलिड सेल होगी। बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, और उसको कोई नोटिस नहीं है कि सेलर इसका सच्चा ओनर नहीं है। नेक्स्ट, The sale was made by him in ordinary course if business. कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, Of तो उसने business. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम किया, जैसे कि उस बिजनेस के डे टू डे तरीके से जो भी काम होता है उस तरीके से उसने वो काम किया है, तो फिर वो सेल बिल्कुल वैलिड सेल कहलाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि सर
श्रेया बियानी ने और जिया जैन ने और हमारी दिशी अग्रवाल ने, ठीक है, इन तीनों ने मिलके एक गाड़ी खरीदी। चलो एक कार खरीदते हैं, कि कौन सी, की चलो हुंडई की कार खरीद लेते हैं। कौन सी, की हुंडई की i10 कार खरीद लेते हैं। ओके, 6 लाख रुपए में तीनों ने मिलके ये कार खरीदी। 2 लाख इसने डाले, 2 लाख इसने डाले, 2 लाख इसने डाले। बोला अपन तीनों शेयरिंग कर लेते हैं। कार हर एक को तो हर समय तो जरूरत रहती नहीं है, तो जिसको भी कन्वीनियंस होगी वो ले जाएगा। सब एडजस्ट करके चल लेंगे। ओके सर, तो तीनों क्या आ गए उस कार के, कि सर जॉइंट ओनर हो गए। अब सबकी सहमति से वो कार जिया जैन के घर पे पार्क हुई, क्योंकि इसका घर इधर से भी पास में था और इसका घर इधर से भी बीच में पड़ रहा था। तो सबकी सहमति से ये कार जिया जैन के घर पे पार्क करी गई। अब जिया जैन क्या इस कार की पूरी ओनर है या जॉइंट ओनर है, कि सर जॉइंट ओनर है, 33% ओनरशिप भी है इसके पास में। जिया जैन ने क्या किया, एक दिन मिस एक्स आई इनके पास में, तो ये कार मिस एक्स को पसंद आई। बोला चाहिए क्या, कि हाँ, कि लो खरीद लो फिर। ठीक है, तो मिस एक्स ने, उसने मिस एक्स को ये कार दे दी। मिस एक्स ने जिया जैन को इसका जो भी पैसा बनता था वो दे दिया, और मिस एक्स कार ले गई। मिस एक्स को ये पता नहीं था कि जिया जैन जो है वो वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स हैं, नॉट द 100% ओनर, शी इज वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स ऑफ दिस कार। तो सर क्या ये सेल वैलिड रहेगी? हाँ, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है नेमो डैट क्यूड नॉन हैबियट का। अ पर्सन कैनॉट गिव बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज। खुद के पास में 33% थी, इसको 100% ओनरशिप कैसे दे दी? कि सर एक्सेप्शन में आ रहा है कि सर जहां पर वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स sells the goods to another person and another person buys it in good faith, उसको नहीं पता था कि पीछे जॉइंट ओनरशिप का सीन चल रहा है। एंड थर्ड, कि सर द माल द गुड्स वर केप्ट एट द प्लेस ऑफ द सेलर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द जॉइंट ओनर्स। तो फिर ये भी एक पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट पूरे हो रहे हैं, तो फिर यहाँ अपने से बेटर टाइटल दे दिया मिस एक्स को। ठीक है, तो सर सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, पढ़ ले जश शाह। In case of sale by joint owner, co-owner can pass a good title to the buyer in following case. First, the joint owner must be in sole possession of the goods with the permission of all the other co-owners. ठीक है, सेकंड। The buyer must have bought the goods in good faith. ठीक है, थर्ड। The buyers must have no notice of the fact that the seller is not the owner of the goods. ठीक है, बायर को इस बात का नोटिस भी नहीं होना चाहिए और गुड फेथ में खरीदी होनी चाहिए, और वो कार जो है वो सबकी परमिशन से किसी एक जॉइंट ओनर के घर पे रखी हुई है। तो फिर वो नेमो डैट्यूड का एक्सेप्शन वाला रूल लग जाएगा और बेटर टाइटल पास हो जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 3, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो समझते हैं। हमारा जो कविश है, कहाँ चला गया कविश? यहाँ यही है। हमारे कविश ने हमारे सम्यक के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? कि तू अपनी 10 लाख वाली जो कार है वो मेरे को 1 लाख में बेचेगा। सम्यक बोला पागल हो गया है क्या, मेरे को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो मैं मेरी 10 लाख वाली कार तेरे को 1 लाख में बेच दूंगा। ठीक है, वो बोले भाई साहब अभी आप बेचोगे? कि क्यों बेचूंगा? कि ये लो ले थप्पड़ दे थप्पड़, यानी कि खूब थप्पड़ डुक्के मारे इसको। बोला अब बेचोगे? कि हाँ हाँ बेचूंगा। तो ऐसा करके 10 लाख वाली कार 1 लाख रुपए में खरीद ली। ठीक है, अब सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है? कि सर ये कोअर्जन के थ्रू बन रहा है। यस सर, कोअर्जन के थ्रू बन रहा है, तो इसमें फ्री कंसेंट का एलिमेंट नहीं है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? कि सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि सर यदि एक पार्टी चाहे तो कंटिन्यू, जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आ रही है वो चाहे तो कंटिन्यू कर ले,
नहीं चाहे तो रिस्क कोर्ट में जाके उसको रिसेंड करवा सकती है। लेकिन सर सम्यक जब अब इस कार का वो जो है ना ओनरशिप जो है वो कविश के पास में आ गया, इसने यहाँ पर कोवर्जन के थ्रू बना के कार ऑब्टेन कर ली, तो अभी ओनरशिप कविश के पास में आ गया। सर कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइडेबल है। सम्यक कोर्ट में जाएगा और इसके खिलाफ केस ठोक के बोलेगा कि इसने मेरी कार कोवर्जन के थ्रू ऑब्टेन कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा के मेरी कार मेरे को वापस दीजिए। इतना करने में उसको 2-4 दिन तो लगेंगे ना भाई। यस सर, 2-4-5-10 दिन, जब भी जितना भी टाइम लगेगा उतने में कविश ने क्या है, एक मिस्टर बी करके बायर थे, उनको वो कार बेच दी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, मिस्टर बी ने वो कार गुड फेथ में खरीद ली विदाउट नोटिस ऑफ द फैक्ट कि पीछे क्या चल रहा है, विदाउट नोटिस ऑफ द फैक्ट कि पीछे क्या चल रहा है। ठीक है, पीछे ये वाली स्टोरी चल रही है, उसने तो गुड फेथ में पूरे विश्वास से खरीद ली। ठीक है सर। तो सर अब सेल, ये कविश was a person who was in possession of the goods under a voidable contract. Before this voidable contract could have been rescinded, Kavish sold this goods to Mr. New buyer, who also purchases it in good faith without the notice of the background what has happened. Number one. तो फिर कविश will be giving him a better title than what he himself was not having. ठीक है, अपने खुद से ज्यादा अच्छा टाइटल दे दिया इनको। अब इसमें कहानी में एक ट्विस्ट है कि सर यदि मिस्टर बी और कविश के बीच में कॉनिवेंस है, कॉनिवेंस का मतलब होता है, कॉनिवेंस का मतलब होता है साठ गांठ। ठीक है, कविश को पता था कि देर सवेर सम्यक कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को, कार खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएगा। कविश को पता था या नहीं पता था सर? बिल्कुल पता था। तो सर कविश को जब पता था तो उसने पहले से ही अपने मित्र को बोला, देख ये कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, तू मेरे से माल खरीद ले, अनजाना बंजाना। ठीक है, कि गुड फेथ में लिया वगैरह, जबकि अब मेरे से एक बार माल मैं तेरे को बेचा हुआ बता दूंगा और तूने गुड फेथ में खरीदा हुआ बता दिया, तो फिर ये अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सिवाय मेरे से डैमेजेस लेने के अलावा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड नहीं कर पाएगा, तो कार अपने पास ही रह जाएगी। तो फिर उसको बेच के जो भी प्रॉफिट आएगा अपन दोनों आधा आधा कर लेंगे। यानी दोनों के साठ गांठ कर ली, मिस्टर बायर का गुड फेथ नहीं था उसमें, तो फिर यह कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रिसेंड किया जा सकता है। ठीक है, क्या इतने ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? यस सर, समझ में आ गए। तो सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसके पास में था? कि सर कविश के पास में था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई थी। पॉइंट समझ में आ गया सबको? बोलो यस और नो। पॉइंट समझ में आ गया क्या? बोलिए यस और नो। अरे राघव काबरा, हाँ सर। क्या वो गर्लफ्रेंड से लड़ाई करके आया है क्या? अरे नहीं सर। हाँ चल, एक बात तो कंफर्म हो गई, तेरी गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं, मतलब नहीं सर, गर्लफ्रेंड नहीं है सर। हम्म अब तो, अब क्या, अब तो चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ गया है। ठीक है, पहले ही बोलना चाहिए था नहीं सर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ सर, नहीं सर का मतलब ही यही है, लड़ाई कोई तो है। ठीक है, तो इतना मतलब लड़ाई करके आया है, इसीलिए एक्टिव नहीं है तू। थोड़ा एक्टिव रहे क्लास में, अपना वीडियो ऑन किया कर। खुशबू, कविश, जिया हाँ जैन, सर। सब जने वीडियो ऑन करो। आज तो दर्श जैन को भी वो कहते हैं ना छूत की बीमारी लग गई है, रोज वीडियो ऑन करता था, आज कर ही नहीं रहा है। 4 बार बोल दिया सर ने तो भी नहीं कर रहा है ना दर्श जैन? हाँ, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं अपन। तो Sale सर by a person in possession. सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट शाह पढ़ इसको। Where goods are obtained by a person under a voidable contract, the sale by such person is valid provided the following conditions are satisfied. First, the seller must have obtained possession of goods under voidable contract. The goods must have been sold before the contract is rescinded. The buyer must have bought the goods in good faith. The buyer must have no notice of the fact that the seller's title is defective. ठीक है, और इसमें गुड फेथ वाले पॉइंट में ये ऑटोमेटिक कवर हो जाता है कि यदि कॉनिवेंस के साथ में बेचा है सांठगांठ करके, तो फिर तो प्रेजेंट किया जा सकता है, उसमें कतई कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ एक्सेप्शन टू
नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट, ये एग्जाम के हैं सारे के सारे पॉइंट्स, ध्यान रखना। तो फोर्थ एक्सेप्शन टू नेमो डेट क्यूड, अ पर्सन कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, का फोर्थ एक्सेप्शन है सेल बाय अ सेलर who has already sold the goods but is still in possession of them। बहुत ही घटिया पॉइंट है, पर ये लॉ कहता है कि ऐसा ही होता है। सर क्या होता है देखना, एक बार हमारा राघव काबरा है, इसने एक फर्नीचर शॉप खोली। फर्नीचर शॉप खोली तो उसमें हर तरीके का था कि सर ऑफिस चेयर थी, ऑफिस टेबल थी, स्टूडेंट चेयर एंड टेबल थी, डाइनिंग टेबल्स एंड चेयर्स का सेट था, जो अपने बेड्स होते हैं, सारे तरीके की वैरायटी रखी है इसने। ओके सर, अब इसके यहाँ पर ऑफिस चेयर और टेबल का एक बहुत ही खूबसूरत सेट पड़ा था। तो वहां पर हमारा सम्यक पहुंच गया। ठीक है, सम्यक को अपने ऑफिस के लिए एक टेबल और सेट के चेयर की जरूरत थी। ओके सर, सम्यक ने कहा मुझे ये वाला पसंद है, प्राइस बताओ। कि सर प्राइस इतनी इतनी। ठीक है, ये लो पैसा और घर पहुंचा देना। ठीक है, कल पहुंचा देना मेरे घर। ओके, एड्रेस देके आ गया। सर कैसे गुड्स थे? स्पेसिफिक गुड्स थे, डिलीवरेबल स्टेट में भी थे, कुछ काम करना बाकी नहीं था। सर प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइन थी। ऐसे गुड्स में ओनरशिप कब सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होती? सर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड द ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ठीक है सर, सम्यक के पास में ट्रांसफर हो गई। सम्यक ने कहा मैं घूम घाम के घर कल शाम तक पहुंचूंगा, तो कल शाम या परसों पहुंचा देना। ओके सर, इतने में ही आज ही के दिन, जिस दिन ये एग्रीमेंट बना है, उसी दिन 2 घंटे बाद सीन में एंट्री होती है दिशी अग्रवाल की। ओके, दिशी अग्रवाल को भी अपने ऑफिस और टेबल के लिए एक चेयर, ऑफिस के लिए एक टेबल और चेयर का सेट चाहिए था। उसको भी यही टेबल और चेयर का सेट पसंद आया। उसने राघव काबरा से पूछा कितने का है? कि मैम इतने का है। ठीक है, ये पैसा पकड़ो और घर भिजवा देना। ओके मैम, भिजवा दूंगा ये वाला सेट। अब सर, जब पहली बार में सम्यक बायर को राघव काबरा सेलर ने ये सेट बेच दिया, तो क्या अब इसके पास में ओनरशिप बची है? ओनरशिप तो सम्यक के पास में ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट प्राइस डिटरमाइंड में कब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? फ्रॉम द सेलर टू द बायर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ownership gets transferred. It is immaterial whether the goods have been delivered or not, or payment has been made or not. It is immaterial, but ownership transfer हो चुकी है। ओके सर, अब सेकंड बायर आया, बायर नंबर 2 आया या आई, उसको सबसे पहली बात तो ये माल ऑलरेडी बिक चुका है, लेकिन सेकंड बायर को ने गुड फेथ में ये माल वापस खरीद लिया। ठीक है, शी वॉज हैविंग नो आइडिया दैट सम्यक के पास में ये माल पहले ही जा चुका है, ओनरशिप जा चुकी है, उसके बावजूद गुड फेथ में खरीद ली। और इसने भी, राघव काबरा ने भी चांस पे डांस कर लिया, बेच दिया कि हाँ 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 मैम बिल्कुल। इसको सपना थोड़ी आएगा ऋषि अग्रवाल को यहाँ घुसते हुए कि कोई टेबल चेयर पड़ी है तो वो बेचने के लिए नहीं है, उसको तो यही लगेगा ना बेचने के लिए। यस सर, तो सर राघव काबरा ने इसको सेकेंड टाइम ओनरशिप, बेची हुई चीज की ओनरशिप बायर नंबर 2 को ट्रांसफर कर दी। और यदि बायर नंबर 2 ने वो गुड फेथ में खरीदी, सर बायर नंबर 2 के पास में लॉ बोलता है, लॉ बड़ा ही एब्सर्ड है, पर लॉ बोलता है कि सर बायर नंबर 2 के पास में ज्यादा अच्छा गुड टाइटल आएगा इन कंपैरिजन टू बायर नंबर 1। हम तो कह रहे हैं, हमारे तो कॉन्शियस ये बोलता है कि बायर नंबर 1 के पास में जब ओनरशिप आ चुकी है, तो फिर तो बायर नंबर 2 को मना कर देना चाहिए था उसको, या फिर तो भी बायर नंबर 2 ने खरीद ली, उसका ओनरशिप उसके पास में नहीं जाना चाहिए था। बट सर कानून बोलता है कि सर एक चीज जिस फर्स्ट टाइम बेच दी, जिसकी ओनरशिप इसके पास में थी ही नहीं, ठीक है, उसको सेकंड टाइम एक दूसरे बायर को बेच दी, और उसने भी, बायर ने भी गुड फेथ में खरीद ली, तो सेकंड बायर को अच्छी ओनरशिप मिलेगी। तो सर अब सेकंड टाइम इसके पास में ओनरशिप नहीं थी, तो भी खुद से ज्यादा अच्छा टाइटल बायर नंबर 2 को दे दिया। अब सर तुम्हारे मन में सवाल आएगा बायर नंबर 1 क्या? अरे सर, या तो ऐसा कोई दूसरा सेट सप्लाई कर दे, या फिर डैमेजेस पे करेगा, फिर डैमेजेस पे करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए, ये है आपका
सेल बाय सेलर हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट इज स्टिल इन द पोजीशन ऑफ देम। पढ़ना प्लीज। When a seller, after having sold the goods, sells them again to a new buyer, he can transfer the good title if the following conditions are fulfilled. The goods must be in possession of the seller after sale. The buyer must act in good faith. The new buyer has no notice of previous sale. ये दोनों तो सेम ही है। the new buyer must act in good faith and must have no notice of the previous sale and the goods must be in possession of the seller after sale। सर गुड्स का फिजिकल पोजीशन दिखा के ही तो माल बेचा है, तो गुड्स तो पोजीशन में होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि शॉप में अभी तक वो टेबल और चेयर का सेट पड़ा हुआ था बेचने के बावजूद, तो स्टिल इन पोजीशन। ठीक है, यस सर, 4 तो कर लिए हमने नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट के। पॉइंट नंबर 5, सेल बाय बायर इन पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन। सर सिचुएशन कुछ ऐसी है, प्रोबेबल सेलर ने बायर को कुछ गुड्स पहले ही दे दिए कि ठीक है तू ले जा, अभी तक ओनरशिप नहीं दी है उसकी, ठीक है तू ले जा। तो सर बायर उन गुड्स के पोजेशन में तो आ गया है, लेकिन ओनरशिप अभी से सेलर से बायर के पास में नहीं गई है। ठीक है, तो इस बायर दी ओनर नाउ? नो सर, इसने आगे गुड्स किसी मिस्टर एक्स को फर्दर बेच दिए, तो क्या वो वैलिड सेल होगी? नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन होगा। आइए पढ़ते हैं सर। पढ़ना भाई जशा। A good title is passed to the buyer if the following conditions are satisfied. The buyer must be in possession of the goods or document of title of the goods with the consent of the original seller and must have bought or agreed to buy the goods. स्टॉप सर। The buyer must अरे मुझे बोलने दे। बायर के पास में या तो गुड्स है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, जिसको दिखा के इसने न्यू बायर, बायर नंबर 2 को ये माल बेचने की कोशिश कर ली है या बेच दिया है। क्या बायर के खुद के पास में अभी तक ओनरशिप थी? नहीं सर, या तो माल था या माल के कागजात थे, वो दिखा के मिस्टर एक्स को, न्यू बायर को, इन्होंने माल बेचने की कोशिश की। नंबर 1। नंबर 2, न्यू बायर जो है, न्यू बायर जो है उसने भी गुड फेथ में माल खरीदा, उसको नहीं पता था, उसने तो या तो गुड्स इसके पास देखे या गुड्स के डॉक्यूमेंट इसके पास देखे, तो मिस्टर एक्स या बायर नंबर 2 को विश्वास हो गया कि हाँ सच में माल इसी का है, ओनरशिप इसी की होगी, इसलिए वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3 कि सर ऐसे में नए बायर को अच्छी एक ओनरशिप मिल जाएगी, भले ही इसके खुद के पास में वो ओनरशिप नहीं थी। ठीक है, एक एक्सेप्शन है कि यदि सेलर ने बायर को ऑलरेडी ये बोल दिया है कि मैं तेरे को गुड्स की ओनरशिप तो दे रहा हूं, नहीं गुड्स का पोजीशन तो दे रहा हूं, लेकिन मैं तेरे को गुड्स की ओनरशिप तब तक नहीं दूंगा जब तक की पेमेंट नहीं हो जाता, तो फिर अब वंडर्स हो जाएंगे। तो फिर बायर ने भले ही आगे मिस्टर एक्स को ये माल फर्दर भेज दिया, जिसने गुड फेथ में खरीदा हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मिस्टर सेलर अपना माल नए बायर से वापस उठा के ला पाएंगे इस वाली करंट सिचुएशन में, जहां पर उन्होंने ओरिजिनल प्रोबेबल बायर को ये कह के गुड्स का पोजीशन दिया था कि पोजीशन ले जा, लेकिन ओनरशिप तब तक नहीं दूंगा जब तक कि पेमेंट नहीं होगा, यानी ये कंडीशन लगा दी ना, तो सर ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी, भले ही आगे गुड्स दिखा के भेज दिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिखा के भेज दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इनसे माल लेके आया जा सकता। ये एक इस पॉइंट में एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या कि सर बायर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल सेलर एंड ही मस्ट हैव बॉट और एग्रीड टू बाय द गुड्स, या तो उसने खरीद लिए या उसने खरीदने का एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं इतनी तारीख को आपसे खरीदूंगा। ठीक है, उससे भी नेक्स्ट बायर ने गुड फेथ में माल लिए हैं, और the new buyer must have no notice of the lien or other right of the original seller in respect of the goods। सर ओरिजिनल सेलर की कोई भी राइट का कि ऐसा कि उसको पैसा लेना है, इसका कोई इल्म नहीं था नए वाले बायर को, तो फिर नए वाले बायर को अच्छी ओनरशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें एक और बात, सर यहां तो मैंने आपको बोला, क्या बोला
कि सर एक सेलर है, उसने बायर को अभी तक पोजेशन ऑफ गुड्स दे दिया है, ओनरशिप ऑफ गुड्स नहीं दी है, या तो गुड्स दे दिया है या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दे दिए हैं, जिसको दिखा के उसने नए बायर को ये गुड्स चिपका दिए, इसने भी गुड फेथ में खरीद लिए, और तो फिर ये इसको अच्छा टाइटल मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सर अब याद करो, इसका एक एक्सेप्शन भी मैंने आपको बता दिया कि यदि ये कैवेट लगा दिया है कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तो फिर ये सब कोई स्कीम काम नहीं करेगी। नंबर 3, थोड़े टाइम पहले अपन ने हायर परचेज पढ़ा था, हायर परचेज एग्रीमेंट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, सेल वर्सेस हायर परचेज, यस सर। अब सर ये एक हायर हायर पे देने वाला आदमी है, ये हायर पे लेने वाला आदमी है, ये देने वाला है, ये लेने वाला है, ठीक है, हायर परचेजर है, ठीक है। हायर परचेजर के पास में 10 साल की इंस्टॉलमेंट पे ये आया कि 10 साल, हर साल आपको 1-1 लाख रुपए भरना है, जब आप लास्ट वाली ये किस्त दे रहे होंगे तो आपको इन गुड्स की ओनरशिप मिल जाएगी। हायर परचेजर ने यदि मिस्टर बायर नंबर 2 को ये गुड्स बेचने की कोशिश करी और इन्होंने गुड फेथ में लिए, इनको नहीं पता था कि पीछे हायर परचेज में अभी तक ये ओनर नहीं है, उनको तो लगा गुड्स इसके पास में है तो सर ओनरशिप दे सकता है ये। तो सर भले ही हायर परचेजर से किसी बायर ने गुड्स गुड फेथ में लिए हैं और उस गुड्स का चेहरा देख के लिया, यानी कि गुड्स का फिजिकल पोजीशन इनके पास में ही था ना, तभी तो हायर परचेज पे गुड्स चढ़े हुए थे, वो तो गुड्स का फिजिकल पोजीशन देख के लिया, तो भी इनको अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा जिन्होंने हायर परचेजर से लिया है। ये दो एक्सेप्शन, एक हायर परचेज वाला और एक उससे पहले वाला, जहां पर बोल के दिया गया है कि जब तक पैसा नहीं देगा ओनरशिप नहीं दूंगा, फिर वहां से लाया जा सकता है। हायर परचेज में तो कितना ही गुड फेथ में खरीदाओ, नहीं वो वैलिड सेल है ही नहीं, ठीक है। क्या ये दो एक्सेप्शन समझ में आए? यदि यहाँ पर फंसाने की कोशिश करी जाएगी तो हम फंसेंगे नहीं। यस सर, समझ गए। अब क्या 3 और बाकी हैं? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या केवल कहानी जैसे सुन रहे हो, मजे ले रहे हो कि हाँ एक ऋतिक रोशन था, ठीक है, एक बार एक आसमान से एक आदमी जादू उससे मिलने आया, ऐसी कहानियां तो नहीं लग रही हैं जशा? नहीं सर। अरे सर, हमारा जादू बना पड़ा हुआ है अभी लॉ के पेपर में, है ना? यस। यस एग्जैक्टली। चलो आ जाओ नेक्स्ट। बट है ना, देखो मेरी बात सुनो सभी जने, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे दिमाग के है ना समझने की फैकल्टीज डेवलप कर देगा, आज के लिए ही नहीं, हमेशा जिंदगी भर के लिए। यदि लॉ को इंटरप्रेट करना सीख गए तुम लोग, ठीक है, तो जिंदगी में वंडर्स हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, है ना, मैं आज भी लॉ सीख रहा हूँ इतने सालों से कम आई एम टीचिंग सिंस 2009, और उससे पहले कॉर्पोरेट में भी मैंने लॉ से रिलेटेड ही काम किया था इन मुंबई नरीमन पॉइंट। तो सर मतलब है ना, ये समझ लो